नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विशंबर थानवी। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान के जालोर चौहान की शाखा, वही नाडोल पाली से जालोर किस प्रकार से जालोर चौहानों की सोनगरा चौहानों की शाखा स्थापित हुई, इसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं जालोर के चौहान। जालोर के चौहान कहाँ से आए, ये किस शाखा से संबंध रखते थे और इनके संस्थापक कौन थे, इस संबंध में आज हम चर्चा करते हैं। जालोर के चौहान, देखिए सबसे पहले बात आती है जालोर का प्राचीन नाम क्या था। जालोर के प्राचीन नाम की जब बात करें हम, तो यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था जाबाली ऋषि, और ये जाबाली ऋषि की कर्मस्थली रही, और कर्मस्थली रहने से इस क्षेत्र को जाबालीपुरम के नाम से जाना गया। जाबालीपुर, पहले जालोर का नाम जाबालीपुर हुआ करता था। इसका उल्लेख हमें बिजोलिया अभिलेख के अंदर मिलता है। बिजोलिया अभिलेख के अंदर इसका नाम मिलता है। जैसा कि हमें पता है, बिजोलिया अभिलेख में राजस्थान के आसपास प्राचीन जो क्षेत्र थे, जैसे दिल्ली को दिल्ली का कहा गया, भीनमाल को श्रीमाल क्षेत्र कहा गया, इस प्रकार का उल्लेख हमें बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। और जालोर का नाम जाबालीपुर हुआ करता था, इसकी भी जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखें जालोर का नाम जालोर कैसे पड़ा। यहाँ जाल वृक्ष के बहुतायता होने का, एक विशेष प्रकार का जाल वृक्ष आता है, जाल पेड़ आता है, उस जाल वृक्ष की बहुतायता होने के कारण, अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र का नाम जालोर पड़ा। अब यहाँ पर एक दुर्ग है, जिस दुर्ग का नाम है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी, जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान का एक दुर्ग है जिसका नाम है स्वर्णगिरी, और जो स्वर्णगिरी दुर्ग है वो जैसलमेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उसमें और इसमें यही अंतर है, वो है स्वर्णगिरी, ये है सुवर्णगिरी। ये थोड़ा ध्यातव्य देने योग्य बात है। इसी सुवर्णगिरी को हम कहते हैं कांचनगिरी। कांचन का अर्थ कंचन, सुवर्ण, कंचन, हेम, ये सभी सोने के ही पर्यायवाची शब्द है, उसी से मिलकर है कांचनगिरी दुर्ग। इसको कांचनगिरी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात इस दुर्ग का नाम आता है सोनगिरी दुर्ग। सोनगिरी दुर्ग, और सोनगिरी दुर्ग के अंदर निवास करने के कारण ये सोनगरा चौहान भी कहलाए। अब इस दुर्ग की स्थापना प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई थी। नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग की स्थापना की थी। अब यहाँ हम बात करते हैं, यह है राजस्थान का नक्शा। ये उस समय की तात्कालिक स्थिति के बारे में बता रहा है। देखिए, यहाँ था नाडोल क्षेत्र, नाडोल जो कि वर्तमान में पाली में है, और ये है मेवाड़। नाडोल क्षेत्र, मेवाड़, और यहाँ चालुक्य, गुजरात में चालुक्य राजा हुआ करते थे, और यहाँ का राजा था सावंत सिंह। हुआ यह कि नाडोल का जो राजा पाली, इसका नाम था कीर्तिपाल, और इस कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जहाँ का राजा था सावंत सिंह, और सावंत सिंह को पराजित कर दिया। सावंत सिंह का एक भाई था जिसका नाम था कुमार सिंह।
अब मेवाड़ क्षेत्र पे, नाडोल पाली क्षेत्र पे कीर्तिपाल की सत्ता स्थापित हो गई। अब मेवाड़ के ही कुछ सरदारों मिलकर के कुमार सिंह को नेतृत्व दिया और उनसे यह प्रार्थना की कि क्यों न हम हमारे इस क्षेत्र को पुनः विजय कर लें, जीत लें। परिणाम स्वरूप इस कुमार सिंह ने चालुक्य राजा जो कि गुजरात के थे उनसे मेल मिलाप बढ़ाया, उनके साथ संधि की और दोनों ने मिलकर कीर्तिपाल के ऊपर आक्रमण किया और कीर्तिपाल इस युद्ध में पराजित हो गया। अब पराजित होने के कारण नाडोल पाली और मेवाड़ क्षेत्र पे मेवाड़ के राजाओं की सत्ता स्थापित हो गई, कुमार सिंह शासक बन गया। परिणाम स्वरूप यहाँ से कीर्तिपाल को च्युत होना पड़ा, हटना पड़ा। अब कीर्तिपाल यहाँ जालोर में आता है और जालोर पे चालुक्यों की सत्ता स्थापित थी और उन चालुक्य सरदारों को हरा करके कीर्तिपाल जालोर में अपनी सत्ता स्थापित करता है। इस प्रकार से जालोर के अंदर कीर्तिपाल द्वारा सोनगरा चौहान, नाडोल पाली चौहान और जालोरों के चौहान की सत्ता स्थापित की जाती है और जालोर के चौहान का वह संस्थापक होता है। जालोर चौहानों का संस्थापक, जालोर चौहान का संस्थापक वह है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल द्वारा जालोर चौहान की सत्ता स्थापित की जाती है और यह समय है 1181। 1181 के अंदर कीर्तिपाल द्वारा जालोर के चौहानों की सत्ता स्थापित की जाती है। मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक के रूप में कीर्तिपाल को जाना जाता है। अब कीर्तिपाल के पश्चात समर सिंह द्वारा इस जालोर दुर्ग की परकोटे को बनाया जाता है। इस दुर्ग को दुर्गम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है समर सिंह की। समर नाम से ही पता लगता है समर स्थली के रूप में या सामरिक दृष्टि से वह इस दुर्ग को बड़ा महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ शस्त्रागार, कोषागार इत्यादि की स्थापना करता है। उसके पश्चात उदय सिंह के पश्चात चाचिंग देव जो था, इसके काल में दिल्ली में बलबन की सत्ता होती है। वह खुद महाराज कुल की उपाधि धारण करता है। चाचिंग देव महाराजा धीराज और महाराज कुल की उपाधि देता है, स्वयं लेता है महाराज कुल। उसके पश्चात शासक बनता है सावंत सिंह जो है वह 1282 से लेकर के 1296 तक शासक बनता है। 1282 से लेकर के 1296 तक यहाँ का शासक बनता है। फिर यह बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। उसी समय यहाँ दिल्ली पे सत्ता स्थापित होती है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है, जो कि दिल्ली के खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी के दामाद या भतीजे के रूप में है। शुरुआत की जब बात करें हम तो गौरी के द्वारा सबसे पहले कुतुब ऐबक जो कि गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश, फिर बाद में लोधी वंश, उसके बाद में बहमनी वंश, उसके बाद में मुगल वंश। इस प्रकार से सत्ता स्थापित होती है दिल्ली क्षेत्र की। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से 1316 तक दिल्ली का शासक रहता है। अब सावंत सिंह जो कि बुजुर्ग हो चुका है, वृद्ध हो चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में अलाउद्दीन के बार बार आक्रमण, अलाउद्दीन का आतंक, जिससे वह दुखी होकर अपने पुत्र जिसका नाम होता है कान्हड़ देव को यहाँ की सत्ता संभाल देता है, यहाँ का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, यहाँ का शासक घोषित कर देता है। 1296 में
कान्हड़ देव यहाँ का शासक बनता है, जो कि 1311 तक रहता है। अब कान्हड़ देव द्वारा सत्ता स्थापित की जाती है। कान्हड़ देव जब सत्ता पर स्थापित होता है उस समय यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की सत्ता है। अब उसी समय की एक बात आती है, जालौर के अंदर शासक है कान्हड़ देव और यहाँ का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, यहाँ दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी, जालौर पे शासक बना है कान्हड़ देव, और यहाँ मेवाड़ में सत्ता है समर सिंह की, मेवाड़ पर समर सिंह। और यहाँ पर गुजरात में कर्ण और उसका पुत्र है माधव, ये शासन करते हैं गुजरात में। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर धावा बोलता है और अपने दो सैनिक या सेनापति, जिसका नाम एक तो नुसरत खां, दूसरे का नाम है उलूग खां, जो कि इसका भाई है, ये दोनों मेवाड़ के रास्ते से गुजरात जाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही यहाँ मेवाड़ आते हैं तो मेवाड़ शासक समर सिंह इनको यहाँ से रास्ता नहीं देता है, उससे वह कर वसूली करता है उलूग खां से, नुसरत खां से। नुसरत खां से पथ कर लेकर के यहाँ से उसको रवाना करता है। हालांकि यहाँ का शासक अलाउद्दीन खिलजी फिर भी उससे घबराता नहीं है समर सिंह, और उनसे कर लेता है। हालांकि कर समर सिंह को दे करके ये गुजरात की तरफ जाते हैं और यहाँ कर्ण और जो शासक माधव थे उनको पराजित कर देते हैं। गुजरात का एक महत्वपूर्ण मंदिर है सोमनाथ, और इस सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करते हैं और शिव भगवान की जो मूर्ति है उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं। अब ये यहाँ से जीत करके निकलते हैं। अब इनको पता है मेवाड़ से नहीं निकलना है, क्योंकि वहाँ हमें कर देना है। परिणाम स्वरूप ये यहाँ से जालौर से निकलते हैं, और जालौर जैसे ही पहुँचते हैं कान्हड़ देव को जानकारी मिलती है कि भगवान शिव, देवों के देव महादेव की मूर्ति को यह क्षतिग्रस्त करके आ रहे हैं। हिंदुओं की जो आस्था का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचा करके आ रहे हैं, और वह अपनी सेना को तैयार करता है। सेना को तैयार करके वह नुसरत खां और उल्लूग खां के ऊपर आक्रमण बोल देता है, धावा बोल देता है, इनको हरा देता है, पराजित कर देता है और भगवान शिव की मूर्ति वापस ले लेता है। परिणाम स्वरूप यहाँ से हार करके ये नुसरत खां, उल्लूग खां वापस पहुँचते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास। वहाँ जाकर के वे उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे साथ में इस प्रकार का व्यवहार हुआ, मेवाड़ में भी हमारी बेइज्जती हुई, जालौर में भी हमारी बेइज्जती हुई, कहीं पर हमारा कर लिया गया, कहीं हमें हरा दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा क्रुद्ध होता है और क्रुद्ध होकर के अपने एक अलाउद्दीन गुस्सा होकर के, क्रुद्ध होकर के अपनी सेना को आक्रमण करने के लिए भेजता है जालौर पे। ये घटना है 1305 की। 1305 आक्रमण करने के लिए भेजता है। कुमालुद्दीन गुर्ग सेनापति होता है। कुमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ आक्रमण करने के लिए भेजता है 1305। कान्हड़ देव का जो पुत्र है जिसका नाम है वीरम देव, वीरम देव बड़ा ही अद्भुत व्यक्तित्व का व्यक्ति, बड़ा ही सुंदर डील डॉल, बड़े ही व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को, वीरम देव को देख करके कोई भी मोहित हो जाए। लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ आक्रमण करने के लिए आता है, सफल नहीं हो पाता है, और अंततः कान्हड़ देव
और कमालुद्दीन गुरुक के बीच में संधि हो जाती है। और इस संधि के तहत वीरमदेव जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचता है। ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबार है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचता है। अलाउद्दीन यहाँ अपने दरबार में बैठा हुआ है और यहाँ पर प्रवेश करने के लिए कुछ उसके दूत हैं और यहाँ पर इसके दरबारी बैठे हुए हैं और इसके पीछे झरोखे, उस झरोखों के अंदर उनकी बेग में रानियां और उनकी पुत्रियां वगैरह सभी बैठी हुई है। अब जैसे ही दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है, ऐसी स्थिति में वहाँ के जो दूत, वहाँ के जो सिपाही है, जहाँपना, आलमगीर, इस प्रकार से संबोधन करते हुए कह रहे हैं, जालोर के राजकुमार वीरमदेव हमारे दरबार में पहुँच रहे हैं। वीरमदेव यहाँ आता है और वीरमदेव बड़ा सुंदर, 7 फीट के आसपास उसकी हाइट, गोरे बदन का, सुनहरा बदन, बाल लंबे, डील डॉल बड़ा, कंधे चौड़े, सीना उभरा हुआ, एक जगह कटार, दूसरी तरफ तलवार टंगी हुई, मूंछों पे ताव देता हुआ अंदर प्रवेश करता है। इस दृश्य को देख करके अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री जिसका नाम है फिरोजा, फिरोजा उसके ऊपर बड़ी मंत्र मुग्ध हो जाती है। काफी समय वो वहां रहता है। फिरोजा अपने पिता को कहती है कि मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी अपने फिरोजा की स्थिति को देखते हैं और वह निर्णय करते हैं क्यों न कान्हड़ देव को कहा जाए और कान्हड़ देव अपने पुत्र का विवाह मेरी पुत्री से कर लेगा। जब वो कान्हड़ देव से इस विषय में पत्र भेजते हैं, किंतु कान्हड़ देव स्पष्ट मना कर देता है, हम तुर्कों के साथ किसी प्रकार के वैवाहिक संबंध स्थापित करना नहीं चाहते। वह खींच उठता है, वह क्रोधित हो उठता है। अब ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को भेजता है, जिसका सेनापति होता है मुल्तानी, जिसका नाम है मुल्तानी। 1308 में मुल्तानी अपनी सेना लेकर के आता है। यहाँ है सुवर्णगिरी, और यहाँ दिल्ली, और यहाँ स्वर्णगिरी दुर्ग की, जिसको की कहते हैं, जिसको चाबी कहते हैं, जिसका नाम है शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग जो है वो बाड़मेर में है। इसको सुवर्णगिरी दुर्ग की चाबी भी कहते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली भी कहते हैं। राजस्थान के लोक नायक जयनारायण व्यास को भी यहाँ इस क्षेत्र में शिवाना दुर्ग में कुछ समय के लिए बंदी बनाया था। अब मुल्तानी अपनी सेना को लेकर के इस दुर्ग का घेरा डालता है, क्योंकि इस दुर्ग को जीतना जरूरी है, नहीं तो सुवर्णगिरी दुर्ग को, जालोर के दुर्ग को जीता नहीं जाएगा। परिणाम स्वरूप इस दुर्ग के चारों तरफ वह घेरा डालता है, सैनिकों को यहाँ डालता है। काफी समय तक घेरा डाला हुआ है, परिणाम कुछ होता नहीं है। और इस शिवाना दुर्ग के जो शासक है उसका नाम है शीतलेश्वर, और इसका एक पुत्र है जिसका नाम है सोम। और ये जो है इसका मूल रूप से प्रशासक कान्हड़ देवी है। मूल रूप से यहाँ का जो शासक है वो कान्हड़ देवी है, लेकिन इनके अधीन रह करके ये शीतलेश्वर और सोम यहाँ पे सत्ता स्थापित किए हुए हैं। मुल्तानी द्वारा यहाँ घेरा डाला जाता है। ऐसी स्थिति में वह उस दुर्ग की विकट परिस्थितियों को, दुर्गम अभेद्य दुर्ग को देख करके वो घबरा जाता है, तो वह एक चाल चलता है। यहाँ का एक सैनिक है जिसका नाम है भावड़ा पवार, याद करने के लिए कह सकते हैं बावड़ा। भावड़ा पवार बड़ा ही दुस्साहसी, धोखेबाज, विश्वासघाती प्रवृत्ति का है, जिसको मुल्तानी अपने साथ मिलाता है और रात्रि में वह दरवाजा खोल देता है, दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मुल्तानी के सैनिक, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक इस
सिवाना दुर्ग में प्रवेश कर लेते हैं और यहाँ पर 1308 को महिलाएं, जिसमें शीतलेश्वर की जो पत्नी थी जिसका नाम था मैणा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने अग्नि में कूद करके जौहर किया, पुरुषों ने केसरिया पान करके स्वयं को बलिदान किया। इस प्रकार 1308 में सिवाना दुर्ग का पहला साका होता है और इस दुर्ग पे सत्ता स्थापित हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। अब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनी सेना को आगे भेजा जाता है और इस दुर्ग का सुवर्णगिरी दुर्ग के ऊपर घेरा डलवाया जाता है। सुवर्णगिरी दुर्ग के ऊपर घेरा डलवाया जाता है और यहाँ पर काफ़ी समय तक रहते हैं, लेकिन यहाँ का एक दहिया बीका मतलब बीका, उसको बेच लिया जाता है, बिक जाता है, खुद विश्वासघात करता है कान्हड़ देव के साथ में। और यहाँ पर उस दहिया बीका ने जो गुप्त रास्ते थे इस दुर्ग के, उसकी जानकारी उसको सैनिकों को, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों को दे दी जाती है। अब ऐसी स्थिति में जब दहिया बीका अपने रानी को आकर के, क्षत्राणी को रात्रि में कहता है कि कल से हम बड़े धनवान हो जाएंगे और इस दुर्ग का मैं राजा बन जाऊंगा। पूछती है कैसे? कि कल यहाँ प्रवेश कर जाएगी अलाउद्दीन खिलजी की सेना और उन्हें पराजित करके मैं खुद यहाँ का शासक बन जाऊंगा। यह जानकारी जब बीका की क्षत्राणी रानी को मिलती है तो वह बड़ी घबरा जाती है और अपने पति की रात्रि में ही हत्या करके कान्हड़ देव के पास पहुंचती है। जब तक वो पहुंचती है उससे पहले काफ़ी देर हो चुकी होती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर लेती है। परिणाम स्वरूप कान्हड़ देव और उसकी पत्नी, जिसका नाम है जैतल देव, जौहर करती है अनेक रानियों के साथ, राजकुमारी के साथ, महिलाओं के साथ, और कान्हड़ देव जो है वो केसरिया करता है। इस प्रकार से 1311 में जालोर दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग का साका होता है। उसका जो पुत्र है जिसका नाम है वीरम देव जो है वह इसी दुर्ग में एक मंदिर है आशापुरा माता का। आशापुरा माता जो है वो चौहानों की ही कुलदेवी है। उस मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पे आशापुरा माता के यहाँ त्रिशूल पड़ा हुआ था, उस त्रिशूल को अपने सीने में घोंप करके आत्महत्या कर लेता है वीरम देव। अब जो फिरोजा है, फिरोजा के सामने उसका सर ले जाया जाता है वीरम देव के सिर को लेकर के वो बड़ी दुखी होती है और उसको हिंदू विधिवत प्रणाली से दाह संस्कार करके स्वयं फिरोजा जो है वो यमुना नदी में कूद करके अपनी आत्महत्या कर लेती है और अपनी ही लीला समाप्त कर जाती है। इस प्रकार से इस दुर्ग के ऊपर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी सुवर्णगिरी दुर्ग या जालोर का नाम जलालाबाद रखते हैं, जलालाबाद, और सुवर्णगिरी दुर्ग को सिवाना दुर्ग का नाम रखते हैं खैराबाद। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का इस दोनों क्षेत्रों पे अपना अधिकार हो जाता है और इस प्रकार से चौहान वंश, जालोर के चौहान, नाडोल के चौहान, सोनगरा चौहान की स्थिति इस प्रकार इस वीडियो में आपको बताई गई। आगामी वीडियो में हम और पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल देव विद विश्वमर्थानी को अवश्य लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।